Hello, good morning everyone. Welcome to Manu Law classes in the live session of daily news analysis. Today is 2nd of February. It's by mistake. Today is 2nd of February. You are watching with Naresh Sharma and we are going to discuss various important news which can be relevant for your examination. The first one is regarding Republic Day parade. We have made some content to provide you basic information regarding this important event, that is a national event for India and also various countries which respect the democracy all over the world. This time the Republic Day parade, it's a grand and patriotic event and it held annually in India. It's on 26th of January. Why we call it Republic Day? Because India is a republic. What is republic? Republic means where the state, the head of the state is elected one. जहां स्टेट का जो हेड होता है वो अगर इलेक्टेड होता है, ऐसे कंट्री को हम रिपब्लिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, चाइना का जो हेड होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है. यूके, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, इसका जो हेड होता है वो किंग होता है या क्वीन होती है, इसलिए यूके को डेमोक्रेटिक तो कहा जाता है बट हम उसको रिपब्लिक नहीं बोलते. सो कीप इट इन माइंड दैट दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. Although the election to the post of head of the state may be direct or indirect, but the basic thing is that it should be elected post. Okay, now we are going to some awards which have been distributed by the Raksha Rajya Mantri, the Minister of State, that is Shri Ajay Bhatt. Okay, now we are going to discuss some basic points regarding these awards. Awards on this event are given by the panel of judges. वहाँ एक पैनल होता है जजेस का और वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके नेम्स को नॉमिनेट करते हैं और ग्रांट करते हैं. जो अवार्ड्स होते हैं मार्चिंग कंटिजेंट्स की अगर हम बात करें, जो वहां से जो मार्च पास्ट होता है, जो फोर्सेस के जवान होते हैं वो जब वहां से परेड से मार्च पास्ट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं, उस पूरी एक टीम को हम बोलते हैं मार्चिंग कंटिजेंट. अब उनमें से अमॉन्ग द 3 सर्विसेज हम देखते हैं कि किसका मार्च जो है फर्स्ट पर था. तो इस बार द सिख रेजिमेंट कंटिजेंट, इंडियन आर्मी का सिख रेजिमेंट कंटिजेंट was declared the best marching contingent, showcasing the discipline and precision. इनका जो मार्च पास्ट था इस बार बहुत गजब का था और उसमें इतना ज्यादा प्रिसीजन था कि जब इनके हैंड जो है स्विंग कर रहे थे या इनके जो फुट थे जब वो परेड करते हुए आगे चल रहे थे तो उसमें इतने बहुत ज्यादा प्रिसीजन था. ठीक है, अगर हम बात करें सीएपीएफ में किसको मिला या अदर जो ऑक्सिलरी फोर्सेस होती हैं, तो इस बार दिल्ली पुलिस का जो वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट था उसको मिला है ये द बेस्ट अवार्ड. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्म फोर्सेस में किसको मिला, ये इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट को, और अदर जो पुलिस फोर्सेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें इस बार ये अवार्ड मिला है किसको? दिल्ली पुलिस का जो वुमेन कंटिजेंट था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट टेबल्यू. ये क्या होते हैं जो शोकेस किया जाता है, कल भी मैंने आपको शो किया था, उसमें तमिलनाडु वाले को शो किया था. ठीक है, एक रथ जैसा बनाया जाता है चैरियट और उस पर उसकी थीम को सजाया जाता है, उसको जब और उसको वहां से मींस जो है मार्च पास्ट करवाया जाता है, दैट इज नोन एज द टेबल्यू. अब इसमें कौन कौन है जिसको मिला? देखो, फर्स्ट अगर कैटेगरी में किसी को मिला तो उड़ीसा का जो टेबल्यू था उसमें था, उसकी जो थीम थी वो थी वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत. इस कंटिजेंट को बेस्ट टेबल्यू का अवार्ड मिला है. इसने स्टेट के कमिटमेंट को शो किया था, किसके लिए? वुमेन की प्रोग्रेस के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उड़ीसा का जो थीम था उनके टेबल्यू का वो क्या था. यू मे एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन. तो इट वाज वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत. और उनको किस लिए? बिकॉज उन्होंने वुमेन की प्रोग्रेस पर अच्छा खासा काम किया है. नाउ द सेकंड वाज गुजरात का धोडो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म.
गुजरात में जो बॉर्डर टूरिज्म होती है उसी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पर। उसका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे प्रिपेयर्ड एंड दे हाईलाइटेड देयर स्टेट्स, मींस गुजरात का जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको उन्होंने हाईलाइट किया एंड दिस W got the second award. Third award, I already discussed you with in our last session, and it was Kodavulai system in ancient Tamil Nadu में. Here it's also known as mother of democracy because मैंने कल इसको आपको एक्सप्लेन किया था कि जो उनका रूरल या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से जो है पेश किया था और उसको प्रेजेंट किया था। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को अगर हम काउंट करें तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वॉन द देयर टैब्लू भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने अपना मीन्स जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो भी अपने अपने टैब्लू को जो है मीन्स प्रेजेंट करती हैं, तो उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो टैब्लू था बहुत अच्छा था जिसको फर्स्ट रैंक मिली मिनिस्ट्रीज की कैटेगरी में। ये था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये पूरे वर्ल्ड को एक इंडिकेशन है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया को डेमोक्रेसी अंग्रेजों ने सिखाई या ब्रिटिश पीपल ने उसको हमको जो है ये इंट्रोड्यूस किया है डेमोक्रेसी को। इंडिया इज इन इटसेल्फ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इट मींस अदर कंट्रीज गॉट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम इंडिया। तो ये आपको जानना होगा। A special prize was awarded to Central Public Work Department CPWD। इसको मिला एक स्पेशल अवार्ड किसके लिए? सेंट्रल विस्टा बनाया था इन्होंने, विकसित भारत का प्रतिबिंब। ठीक है, आपको पता ही होगा न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो उसके लिए इनको मिला है। और अ स्पेशल मेमेंटो वाज गिवन टू द वंदे भारत। ठीक है, इसका एक डांस ग्रुप हुआ था, इस बार उन्होंने अपना एक डांस प्रेजेंट किया और उस डांस की थीम थी वंदे भारत, तो इनको भी एक स्पेशल प्राइज मिला। ठीक है, अब हम बात करें अवार्ड्स बाय पब्लिक चॉइस। तो एन ऑनलाइन पोल on the MyGov platform allowed citizens to vote for their favorite tableau and marching contingents। ठीक है, तो उसके लिए MyGov पर जाकर के ये एक वोटिंग वगैरह और फिर उसके द्वारा क्या होते हैं फिर जो है वोटिंग के थ्रू इसको फिर डिसाइड किया जाता है। तो ये जो वोटिंग के थ्रू जो डिसाइड होता है उसमें अमंग द 3 सर्विसेज में राजपूताना राइफल्स का जो रेजिमेंटल मार्चिंग थी उसको मिला। ठीक है, ये वोटिंग वाले के थ्रू हो रहा है और वो वाले अलग कैटेगरी में थे। सीएपीएफ की कैटेगरी में सीआरपीएफ का वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट था। ठीक है, तो ये दो उस कैटेगरी में थे जहां पर वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया गया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन आर्टिकल which has been published in newspapers. It was in The Hindu. They raised the issue and explained very well. So now we are going to discuss the issue of Israel. कि इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ में? गाजा के साथ में। ठीक है, अब हुआ क्या था मैं आपको इसका बैकग्राउंड एक बार बताता हूँ कि गाजा और इजराइल, गाजा की तरफ से कौन है? गाजा एक एरिया का नाम है। इसका जो मींस अगेंस्ट में जो फाइट हो रही है दैट इज हमास, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके अगेंस्ट में फाइट चल रही है इजराइल की। तो हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में जो फाइट चल रही है तो इजराइल के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया किसने? साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने केस फाइल कर दिया। क्या उनका कहना था कि जो इजराइल है वो गाजा में क्या कर रहा है? जेनोसाइड का क्राइम कर रहा है। व्हाट इज जेनोसाइड? मींस किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर कास्ट, पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, उनको कंप्लीटली फिनिश करने की बात हो। ऐसे जो मींस जिसमें किलिंग्स होती हैं, सच किलिंग्स कैन बी कॉल्ड जेनोसाइड। तो साउथ अफ्रीका ने केस किया कि जो इजराइल है वो गाजा में क्या कर रहा है? जेनोसाइड कर रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। अब ये केस काफी दिन से कोर्ट में था, चल रहा था, इसकी प्रोसीडिंग्स वाज अंडर प्रोसेसिंग एंड देयर हैव बीन सम मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स। नाउ देयर हैव बीन a judgment, that is temporary judgment by the International Court of Justice। उन्होंने अपना क्या जो है जजमेंट वगैरह क्या दिया, रिसेंटली क्या हुआ, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या देखो
What provisional measures did the International Court of Justice order in the case so South Africa brought against Israel on its war with Hamas in Gaza Strip में से पहला क्वेश्चन आता है हम आपके माइंड में कि अगर उस कोर्ट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो अपना डिसीजन दिया है उसमें उन्होंने क्या प्रोविजनल मेजर्स उन्होंने दिए हैं, अपना डिसीजन दिया है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कैन द इंटरिम रूलिंग बी एनफोर्स्ड बाय द आईसीजे, कि अगर आईसीजे ने अपना इंटरिम ऑर्डर दिया है तो क्या वो उसको एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में आता है कि व्हाट इज द वर्डिक्ट्स इंपैक्ट ऑन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होगा उस पर इस वर्डिक्ट का क्या इफेक्ट होगा। तो बेसिक सी बात कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना प्रोविजनल मेजर दिया, प्रोविजनल डिसीजन दिया है गाजा स्ट्रिप की रिगार्डिंग में, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है, दूसरा कि क्या इंटरिम ऑर्डर को आईसीजे इंप्लीमेंट करवा पाएगा और इस जजमेंट का, इस इंटरिम जजमेंट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में। इन पॉइंट्स पर बेसिकली क्या हुई है, बात हुई है, ठीक है। तो पहले पॉइंट को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्ड इजराइल टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ जेनोसाइड इन गाजा। तो आईसीजे ने अपना ऑर्डर ये दिया कि इजराइल की गवर्नमेंट को कि आप ऐसे मेजर्स लीजिए जिससे कि जो ऐसा कोई भी एक्ट है जो जेनोसाइड जैसा है गाजा में वो तुरंत क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। मींस आप ऐसे मेजर्स लीजिए कि जिससे जेनोसाइड जैसी कोई भी इवेंट ना हो। दूसरा उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रही क्या, कि जो आईसीजे है उन्होंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया और कि इजराइल से कहा हो कि आप इमीडिएट सीज फायर कर दो, ठीक है। मींस इजराइल से ये नहीं कहा कि आप सीज फायर कर दो, वार को क्लोज करो, स्टॉप करो, बंद करो, ये ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया। हालांकि ऐसा ही एक केस जब यूक्रेन और रशिया के बीच में था तब भी ये केस आईसीजे के पास में आया था, तो आईसीजे ने ऑर्डर किया था किसके लिए, सीज फायर के लिए, ठीक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई, जब यहाँ पर भी ऐसा ही काम हो रहा है। तो देखो, जो सीज फायर का ऑर्डर यूक्रेन और रशिया के मैटर में दिया था उस मैटर में प्रॉब्लम ये थी, मींस उसका फैक्ट ये था कि यूक्रेन खुद उसके केस को लेकर के गया था अगेंस्ट रशिया, तो यूक्रेन और रशिया दोनों ही उस केस में पार्टीज थे। बट यहाँ गाजा और इजराइल वाले इशू में गाजा पार्टी नहीं है और गाजा या जो हमास है वो अपना केस लेकर के नहीं गया है। प्लस गाजा में जो हमास ग्रुप है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कंट्री नहीं है, स्टेट नहीं है, वहाँ की कोई गवर्नमेंट नहीं है और वो इस केस में पार्टी भी नहीं है। बिकॉज इस केस को जो रेज किया है, फाइल किया है, वो किया है साउथ अफ्रीका ने। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया कि आप इमीडिएट सीज फायर कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज देखो, आप खुद सोचो कि यदि इमीडिएट सीज फायर का ऑर्डर आईसीजे देता तो इसका एक मीनिंग तो ये भी होता कि आपने इजराइल को क्या कर दिया, निहत्था कर दिया। मींस भाई एवरी कंट्री हैज इट्स राइट फॉर प्राइवेट डिफेंस, इट्स डिफेंस टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी। तो अगर इजराइल से हम बोलते थे कि आप सीज फायर करो, आप फायरिंग वगैरह मत करो, इट मींस आप उनसे ये कह रहे हो कि आप वार को रोक दीजिए, आप फायरिंग मत कीजिए, बात एक तरफा हो जाती। तो इसलिए उन्होंने वॉर को या उनके इजराइल की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका ने ऐसा कहा था कि भाई इसमें जो डिमांड जो साउथ अफ्रीका की थी वो ये थी कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आए और उसमें इजराइल को ये ऑर्डर दिया जाए कि आप सीज फायर तुरंत जो है इम्प्लीमेंट करो। बट ऐसा नहीं हुआ, तो इस पॉइंट पर तो साउथ अफ्रीका की विजय नहीं हुई। लेकिन कम से कम इजराइल को ये ऑर्डर मिल गया कि आप ऐसे मेजर्स लीजिए जो कि प्रिवेंट करें जेनोसाइड को। यहाँ साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी हमको क्या मिल रही है, जो है विक्ट्री हमको नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो देखो फाइनल वर्डिक्ट में तो ईयर्स लग सकती हैं, अभी उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा
कि भाई उस मैटर में ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं कोर्ट की, उस केस के क्या मेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स होंगे, क्या हमसे उन्होंने क्लेम किया है, तो इसमें तो सेवरल ईयर्स लग सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर, वहां से उसको क्या लेना देना, वो केस लेकर के गया। देखो, जो एक कन्वेंशन हुआ था, जेनोसाइड कन्वेंशन उसको हम बोलते हैं, उस कन्वेंशन में साउथ अफ्रीका जैसे बहुत सारे कंट्रीज क्या है उस कन्वेंशन के मेंबर हैं, मींस उसके सिग्नेटरीज हैं। तो ये सारे कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबका ये राइट है कि वर्ल्ड में कहीं भी जेनोसाइड जैसा क्राइम ना हो। बिकॉज जेनोसाइड क्राइम एक बार हुआ था, जिसको हम कहते हैं, कहां पर हुआ, जो हिटलर ने किया था। वैसा ही जेनोसाइड क्राइम कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। वहां पर जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, उनका भी जेनोसाइड हुआ था। ऐसा ही एक जेनोसाइड और भी कहाँ हुआ था, रवांडा में हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ। रिसेंटली 2022 में भी एक ऐसा ही केस फाइल किया था, किसने, गैम्बिया ने। गैम्बिया ने केस फाइल किया था किसके अगेंस्ट में, म्यांमार के अगेंस्ट में। ठीक है, बिकॉज म्यांमार में जो इशू चल रहा था वो था वहां के रोहिंग्या रिफ्यूजीज का, रोहिंग्याओं का। और बाद में आपने देखा होगा कि ये रोहिंग्या इंडिया में जगह जगह पर आकर के बस गए। तो मींस यहाँ हम ये कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड, इसका जो आर्टिकल 9 है, वो आपको ये मींस कंट्रीज को ये अथॉरिटी मींस राइट देता है कि कोई भी कंट्री उस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए उनके पास में क्या है, ये राइट है। अच्छा, कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्ड इजराइल टू परमिट द एंट्री ऑफ अर्जेंटली नीडेड बेसिक सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मींस कोर्ट ने ये कहा कि इजराइल की गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि अगर वहां पैलेस्टाइन के लोगों के लिए कुछ सर्विसेज अगर प्रोवाइड करना चाह रहा है कोई, चाहे वो यूएन की एजेंसीज हो या कुछ एनजीओज हो, तो इजराइल की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको अलाउ करे कि उन तक बेसिक सर्विसेज जैसे फूड हो गई, वाटर हो गया, मेडिसिन हो गई, एजुकेशन हो गया, उन सबको वहां पर उनको प्रोवाइड करने के लिए उनकी परमिशन दी जाए। साउथ अफ्रीका ने अलेज किया था कि इजराइल ने क्या कर रखा है, फूड, वाटर, मेडिसिन, अदर एसेंशियल सप्लाईज को क्या कर रखा है, रोक रखा है, और इससे इजराइल जो पैलेस्टीनियन पीपल्स हैं वो ब्रिंक ऑफ फेमाइन मींस अकाल की स्थिति में वो पहुंच गए हैं, ऐसा उसने क्लेम किया था। तो इस पर भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने ये अपना ऑर्डर दिया कि इजराइल को चाहिए कि वो मींस अलाउ करे क्या, द बेसिक सर्विसेज फॉर द पैलेस्टाइन पीपल्स और द पीपल जो वहां पर मींस है। दूसरी एक बात और रही कि आईसीजे ने एक बात और कही कि देखो, जो कैप्चर किए थे लोग, इजराइल के लोग जो बॉन्डेज में रखे हुए हैं, हॉस्टेज रखे हुए हैं, किसने, हमास ने, उनको भी जल्दी से जल्दी हमास क्या करे, उनको रिहा करे, उनको फ्री करे। उस पर भी उन्होंने, इसमें आईसीजे ने क्या दिया है, अपना ऑर्डर दिया है। कि एक ऐसा नहीं कि केवल इस ऑर्डर में इजराइल के लिए ही सारे की सारी बातें हैं, इसमें बातें जो हैं, इसमें जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमास के लिए भी हैं। और यहाँ से एक बात और साफ हो जाती है कि ऐसे केसेस में अदर कंट्रीज भी केस को फाइल कर सकते हैं। देखो, ये एक काफी बड़ा इश्यू जो है बन चुका है। ठीक है, बिकॉज इस पर जो कंट्रीज हैं वो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक तरफ जो कंट्रीज हैं वो इजराइल के समर्थन में है, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें यूएसए हो गया, है ना, और आपके यूरोप के कंट्रीज हो गए, जिसमें यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ हमको बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमें कहूँ पैलेस्टीनियन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या जो इजराइल को अपोज कर रहे हैं, वो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो ये एंगल इसमें आ चुका है इस पूरे के पूरे इजराइल और गाजा या हमास वाले कॉन्फ्लिक्ट में। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली क्या होने वाला है, तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अभी मीटिंग अपनी करने वाली है नेक्स्ट वीक में, इस इशू को डिस्कस करने के लिए। ठीक है,
बिकॉज आईसीजे ने अपना ऑर्डर दे दिया। अब उससे बात काम रह जाता है किसका, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर्स होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस है, जो सिक्योरिटी है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक्शन ले सके, और इसके एक्शंस में फोर्स भी हो सकता है। मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो फोर्स का भी यूज कर सकते हैं किसी रीजन में। मींस वो आर्मीज, एयरफोर्स वगैरह ये सब भेज सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं किसी कंट्री पर, वहां पर इंटरवीन कर सकते हैं अप टू एनी एक्सटेंट। तो ये भी इसके पास में पावर है। अदर क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर टोटल कितने होते हैं, तो देखो इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं जो मींस चेंज होते रहते हैं। 5 मेंबर्स के नाम बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आई थिंक आपको पता होगा। यूएसए हो गया आपका, रसिया हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, और हो गया आपका फ्रांस। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कंट्रीज इसमें क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं। सो गाइस, वी डिस्कस टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि इजराइल का इस समय भी क्या इशू हुआ है। तो इजराइल वाले इशू में आईसीजे का ऑर्डर आ चुका है। दूसरा, हमने देखा कि 26 जनवरी पर, 26 और जनवरी पर मार्चिंग पास्ट जो कंटीजेंट वगैरह थी, उनको किस किस को अवार्ड्स मिले, ठीक है। और ये अवार्ड कौन देता है, मोस्टली रक्षा मंत्री देते हैं, और कई बार में जो मीन्स स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस, जो मीन्स उससे सेकंड रैंक पर आते हैं, जो नॉर्मल मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने इन अवार्ड्स को क्या किया, प्रेजेंट किया, जो बहुत सारे जो कंटिजेंट्स थे, ठीक है। तो इनमें आप ध्यान रख लीजिएगा कि किस किस को कौन कौन से अवार्ड्स मिले, किसको फर्स्ट अवार्ड मिला, किस कैटेगरी में। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। So guys, we are going to end today's session, and in the hope that we will meet again in the next session. I hope you are enjoying all the sessions and also making notes to be well prepared for your examination. So thank you, bye bye, take care.